बुनियादी खोज और बचाव पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप ध्वस्त ढांचों में खोज और बचाव (CSSR) के कारणों को समझा पाएंगे, बचाव टीम के संगठन की जानकारी दे पाएंगे, बचाव अभियान में इस्तेमाल होने वाले सामान्य उपकरणों को बता पाएंगे, खोजने और ढूंढने के कदमों को समझा पाएंगे, खोजने और जगह का पता लगाने की तकनीकों और उनके तरीकों को समझा पाएंगे, पीड़ित की देखभाल में स्वयंसेवक की भूमिका समझा पाएंगे। ध्वस्त ढांचों में खोज और बचाव (CSSR) एक अभियान है जिसमें इमारतों के ध्वस्त होने पर वहां सुरक्षित ढंग से खोज और बचाव का कार्य किया जाता है। इमारत को मजबूती देने वाले खंभों के गिरने और बिना मजबूती वाली राजगिरी या कंक्रीट की वजह से इमारत या ढांचा गिर जाता है। ढांचा गिरने के कुछ सबसे सामान्य कारण इस प्रकार हैं: जमीन स्थिर न होना जैसे मिट्टी फिसलना, जमीन में गड्ढा, आग लगना, गाड़ी टकराना, ढांचे की विशेषता जैसे कि उसकी आयु, इस्तेमाल की गई सामग्री, तरीका और डिजाइन। खराब मौसम जिसमें वर्षा या बाढ़ का पानी, बर्फ का जमा होना, तूफान और आंधी शामिल है। विस्फोट जैसे कि बम, जनोपयोगी सेवाओं, आतिशबाजी आदि। भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि जैसे कि ज्वालामुखी राख का अतिरिक्त मात्रा में जमा होना। आगे हम मलबे में फंसे लोगों को खोजने और उनके फंसे होने की जगह का पता लगाने के तरीके के बारे में जानेंगे। ढांचा गिरने के दौरान लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। NDRF टीम को गिरे हुए ढांचे के अंदर खाली जगह में पीड़ितों के जिंदा होने की पुष्टि करने के लिए कुछ खास तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। उन्हें पीड़ित से संपर्क भी स्थापित करना पड़ता है और पीड़ित को खोजकर उसकी मदद करने के लिए खुद जाकर खोजना पड़ता है। आइए हम फिजिकल सर्च के लिए जरूरी सामान्य उपकरण के बारे में जानते हैं। फिजिकल सर्च के लिए जरूरी सामान्य उपकरण में शामिल हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन चिकित्सा किट का पूरा सेट, कम से कम 12 घंटों तक बिना किसी सहायता के काम करने के लिए जरूरी न्यूनतम व्यक्तिगत आपूर्ति जैसे कि पीने का पानी, खाना और उचित पहनावा, सामान्य औजार जैसे कि पोर्टेबल रेडियो जैसे कि वॉकी टॉकी अगर उपलब्ध हो, इमारत और कार्यस्थल को चिह्नित करने वाली चीजों में शामिल है पेंट, चौक, झंडा, शंकु, मार्किंग या सीन टेप, चेतावनी या अलर्ट करने वाली डिवाइसें, पैमाइश करने और देखने वाले उपकरण, दूरबीन, फ्लैशलाइट, सर्च डायग्राम, पेंसिल, कलर पेन, क्लिपबोर्ड, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किए जाने वाले खोज उपकरण और अतिरिक्त सामग्रियां जैसे खतरनाक सामग्रियों से निपटने में मदद करने वाली गाइड। आइए हम जीवित पीड़ितों को खोजने और उनके फंसे होने की जगह का पता लगाने के चरणों पर नजर डालते हैं। ये चरण इस प्रकार हैं: उपलब्ध जानकारी को इकट्ठा करें और उसका विश्लेषण करें, शंकु और मार्किंग या सीन टेप की मदद से उस इलाके को चिह्नित करके घटनास्थल की घेराबंदी करें, ढांचे के स्थिर होने की जांच और मूल्यांकन करें और देखें कि क्या पीड़ित मलबे में फंसे तो नहीं हैं। उन पीड़ितों को बचाएं जो आसानी से पहुंच में हैं या सतह के पास हैं। ढांचे का एक डायग्राम बनाएं, खोजे जाने वाले इलाके को चुनें, खोजे जाने वाले तरीके का चुनाव करें, उपलब्ध संसाधनों और उपकरण का इस्तेमाल करके संभावित पीड़ितों की मौजूदगी और उनकी जगह की पुष्टि करें। अगर कोई पीड़ित मलबे में फंसा हुआ मिल जाता है तो उसे प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, अस्पताल ले जाने वाले किया जाने वाला इलाज तुरंत दें। खोज अभियान दो तरह से किया जा सकता है। पहली फटाफट या सतही खोज और दूसरी व्यापक या ग्रिड खोज है। अधिक जानकारी के लिए हर प्रकार पर क्लिक करें।
सतही या आसानी से पहुंच में आने वाले खाली इलाकों में पीड़ितों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सतही खोज को काफी जल्दी कर लिया जाता है। इसमें ये काम किए जाते हैं, पीड़ितों का तेजी से पता लगाया जाता है, घटनास्थल का आकलन किया जाता है, इसमें जानकारी इकट्ठा की जाती है जो बचाव कार्य का दायरा तय करने में मदद करती है। इससे अपनाई जाने वाली निकासी प्रक्रिया को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है। व्यापक या ग्रिड तरीके से खोज यह काफी विधिवत या तकनीकी ढंग से की जाने वाली खोज है, जिसमें पीड़ितों की सटीक स्थिति का पता लगाया जाता है। इस खोज में ये काम किए जाते हैं, एक पूर्ण और सुव्यवस्थित खोज, जरूरत से ज्यादा की जाने वाली जांचें और वैकल्पिक खोज संसाधनों और तरीकों का इस्तेमाल। खोज अभियानों को लागू करने में विभिन्न तरीके के खोज के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीके हैं: खुद जाकर खाली जगहों में खोजना, आवाज लगाकर खोजना, कतारबद्ध रूप से खोजना, श्वान की मदद से खोजना। आइए हम हर एक तरीके के बारे में विस्तार से जानते हैं। खुद जाकर खाली जगहों में खोजने के लिए किसी विशेषज्ञ या खास महंगे उपकरण की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ समझ और कुछ मान्य प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। ज्यादातर घटनाओं में जब तक विशेषज्ञ बचाव टीम घटनास्थल पर पहुंचती है, पड़ोसियों, आने जाने वाले लोगों या पहले प्रतिक्रिया करने वाले लोगों द्वारा खुद से बुनियादी खोजबीन की जाती है। इस तरह की खोज में प्रशिक्षित आपदा मित्र स्थानीय संसाधनों की मदद से काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। खाली जगहों में खुद जाकर खोजने का फायदा यह होता है कि वहां खोजने के लिए आसानी से संसाधन उपलब्ध होते हैं। बड़ी जगहों में तेजी से खोजा जा सकता है। खुद जाकर खोजने के लिए किसी विशेषज्ञों या खास उपकरण की जरूरत नहीं होती है। इस कार्य में मदद करने के लिए स्वयंसेवकों को जल्दी प्रशिक्षित किया जा सकता है। खाली जगहों में खुद जाकर खोजने के दौरान आंखों से स्थिति का मुआयना करने से पीड़ितों की सटीक जगह, स्थिति और हालत के बारे में पता चलता है। साथ ही सही खोजों के लिए अलग से पुष्टि कराने की जरूरत नहीं होती है। खाली जगहों में खुद जाकर खोजने के नुकसान हैं। इसमें आम तौर पर सिर्फ सतह पर और आसानी से पहुंच में आने वाले इलाकों में फंसे पीड़ितों को ही खोजा जा सकता है। रात के दौरान खोज का यह तरीका ज्यादा कारगर नहीं होता है। कर्मचारियों को खोजने के लिए नजदीकी खतरनाक साबित हो सकती है। खोज के तरीकों के नतीजे अंतिम नहीं होते हैं, यानी कि ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि सभी पीड़ितों की स्थिति का पता लगा लिया गया है। आगे हम समझते हैं कि खाली जगह क्या हैं। आम तौर पर किसी ध्वस्त ढांचे में मौजूद वॉइड स्पेस की संभावित जगहें हैं। ढांचे का भी आकार में गिरना, जो कि आमतौर पर तब होता है जब मध्य भाग से मिलने वाला सहारा हट जाता है और छत या मंजिल गिरकर भी आकार में ठहर जाती हैं। पैनकेक आकार में ध्वस्त आमतौर पर तब होता है जब भूकंप की वजह से किसी बहुमंजिला इमारत के खंभे और अन्य सहायक ढांचे इमारत को जरूरी मजबूती प्रदान नहीं करते हैं और इमारत केक की तरह एक के ऊपर एक करके गिर जाती है। झुके आकार में ध्वस्त यह तब होता है जब मंजिल, छत या ढांचे का सिर्फ एक सिरा झुक जाता है और इमारत झुकी हुई दिखाई देती है। सेंटिलीवर रूप से गिरना यह तब होता है जब ढांचे की एक या एक से ज्यादा दीवारें गिर पड़ती हैं और ढांचे को सहारे के लिए बाकी दीवारों पर निर्भर होना पड़ता है। आइए हम कई कमरों में खुद जाकर खोजने की प्रक्रिया को समझते हैं। कई कमरों में खोजने का सामान्य निर्देश है: दाहिने जाएं, दाहिने ओर रहें। ढांचे में घुसने के बाद दाएं ओर मुड़े और दाहिनी दीवार के संपर्क में तब तक रहें
जब तक पूरे घटनास्थल को खोज नहीं लिया जाता है और टीम अपने शुरुआती बिंदु पर वापस लौट आती है। आप चाहें तो दीवार पर अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं या उसे पकड़कर चल सकते हैं। अगर खोज टीम को बाहर निकलना है और उसे याद नहीं आ रहा कि वह किस दिशा से घुसी थी, तो बस पीछे घूमें और उसी दाहिनी दीवार पर नज़र रखते हुए या उसे पकड़कर चलते हुए अपने बाएं ओर चलते जाएं। अब हम आवाज लगाकर खोजने के तरीके को सीखते हैं। इस खोज में खोजने वाले लोग ध्वस्त ढांचे के आसपास दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूम घूम कर पीड़ितों को ढूंढते हैं। वे तेज आवाज या किसी मेगाफोन का इस्तेमाल करके पीड़ितों को बुलाते हैं। फिर सभी खोजकर्ता ध्यान से जवाब सुनने का इंतजार करते हैं। अगर उन्हें किसी दिशा से कोई जवाब आता है, तो वे उस दिशा को दर्ज कर लेते हैं। अगर एक से ज्यादा खोजकर्ता को वह आवाज सुनाई पड़ती है, तो वे जिस दिशा की ओर इशारा करेंगे, वे उसे आवाज आने के स्रोत के रूप में चिह्नित कर लेंगे। इसे पर्सनल नोट पर जरूर दर्ज कर लेना चाहिए, जो कि हर बचावकर्मी बनाता है। इसमें घटनास्थल का सामान्य रेखाचित्र होता है। आवाज आने के स्रोत की दिशा को इस रेखाचित्र पर जरूर चिह्नित करना चाहिए। आवाज लगाने के अलावा खोजकर्ताओं को आमतौर पर धातु की किसी ठोस चीज से मलबे के ऊपर खटखटाना चाहिए, ताकि वे जवाब पा सकें। आइए हम आवाज लगाकर खोजने के तरीके के फायदों के बारे में जानते हैं। किसी बड़े इलाके में फटाफट खोजने के लिए इसमें कई संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं। आवाज लगाकर खोजने के लिए किन्हीं विशेषज्ञों या खास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जरूरत नहीं है। इस काम में मदद करने के लिए स्वयंसेवकों को जल्दी प्रशिक्षित किया जा सकता है। खोजकर्ता पीड़ित की स्थिति का जल्दी पता लगा सकते हैं। आवाज लगाकर खोजने के तरीके को दिन या रात में ज्यादा सुरक्षित जगहों से आजमाया जा सकता है। मेगाफोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से इस प्रक्रिया को काफी बेहतर बनाया जा सकता है। आइए अब हम आवाज लगाकर खोजने के तरीकों के नुकसान जानते हैं। समय गुजरने पर पीड़ितों की तबीयत बिगड़ने के साथ यह तरीका असरदार नहीं रहता है। पीड़ित आवाज को पहचानने या सुन पाने में सक्षम होना चाहिए। अक्सर ध्वस्त ढांचों के मलबे में दबे पीड़ितों की आवाज बाहर नहीं पहुंच पाती है और इसलिए हो सकता है कि खोजकर्ताओं को उनकी आवाज सुनाई न दे। खोज के इस तरीके के नतीजे अंतिम नहीं होते हैं, यानी ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि सभी पीड़ितों की स्थिति का पता लगा लिया गया है। बच गए लोगों की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए खोज के अन्य तरीकों को अपनाना पड़ सकता है। अब हम बड़ी खुली जगह में कतारबद्ध लाइन सर्च तरीके के बारे में जानते हैं। खोज के कतारबद्ध तरीके का इस्तेमाल ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया और कई पार्टीशन वाले ऑफिस में किया जाता है। खोज टीम के सदस्यों को खुले इलाके में सीधी कतार में 3 से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा करें। पूरे ध्वस्त इलाके में धीरे धीरे चलते हुए दूसरे सिरे तक जाएं। कतार के आखिरी में खड़े हुए टीम के सदस्य दाहिने जाओ, दाहिने रहो तरीके का इस्तेमाल करके कमरों के परिमाप के अनुदिश जाते हैं। इस तरीके को विपरीत दिशा में दोहराया जा सकता है। कुत्ते की मदद से की जाने वाली खोज में खोजी कुत्ते वाली विशेषज्ञ टीमों और उनके हैंडलर की मदद ली जाती है। यह बड़े क्षेत्रों में कम से कम समय में फंसे हुए पीड़ितों को ढूंढकर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आगे हम पीड़ित की देखभाल के बारे में सीखेंगे। खोज के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें शामिल हैं
कभी ऐसी कोई टिप्पणी न करें जो पीड़ित के लिए सही न हो। हमेशा मानकर चलें कि कोई आपको सुन रहा है। हमेशा सकारात्मक रहें। याद रखें कि पीड़ित अभी सबसे खराब स्थिति में है और वह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप उन्हें बाहर निकालने में सकारात्मक रहकर उनके जीने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप वो पहले व्यक्ति हो जिससे पीड़ित ने संपर्क किया है। इसलिए यह जरूरी है कि आप चेहरे पर भरोसे और आशान्वित रहने का भाव रखें। आगे हम खोजे जा चुके पीड़ित के साथ शुरुआती संपर्क स्थापित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। खोजे जा चुके पीड़ित के साथ शुरुआती संपर्क स्थापित करने के दौरान सबसे पहले भाषा की चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। फिर खुद को बचावकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बतानी चाहिए। अपनी बातचीत में सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज में भरोसा और दिलासे का भाव प्रकट करें। पीड़ित व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त करें। पीड़िता का नाम, उसकी लगभग आयु, पीड़ित व्यक्ति वयस्क है या बच्चा, उसे किस तरह की चोट लगी है और वह किस हद तक गंभीर है, हाइड्रेशन की स्थिति, गर्माहट और वह कब से फंसा हुआ है। मलबे में फंसे हुए पीड़ितों को बेहतर खोज उपकरण की मदद से खोजा जा सकता है। अकॉस्टिक डिटेक्शन डिवाइसों जैसे स्टेथोस्कोप और किसी खंभे से बंधे माइक्रोफोन से जुड़े रिकॉर्डर की मदद से पीड़ितों के फंसे होने की जगह की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। मलबे में फंसे हुए पीड़ितों को बेहतर खोज उपकरण की मदद से खोजा जा सकता है। विजुअल डिटेक्शन डिवाइसों जैसे रोशनी के साथ टेलीस्कोपिक मिरर और वीडियो कैमरे की मदद से पीड़ितों के फंसे होने की जगह की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। मलबे में फंसे हुए पीड़ितों को बेहतर खोज उपकरण की मदद से खोजा जा सकता है। साउंड ट्रांसमिशन डिवाइसों जैसे माइक्रोफोन के साथ किसी एक्सटेंशन से बंधे लाउडस्पीकर और पोर्टेबल रेडियो की मदद से पीड़ितों के फंसे होने की जगह की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। आइए हम स्वयंसेवक की भूमिका के बारे में जानते हैं। स्वयंसेवक मुख्य बचावकर्ताओं को जरूरी श्रमबल प्रदान करते हैं। वे खोज और बचाव कार्य में जुटे हुए सदस्यों को पानी पिलाते हैं। स्वयंसेवक मलबे को हटाने में मदद करते हैं। स्वयंसेवक मवेशियों की देखभाल करना। स्वयंसेवक सामान्य सुविधाओं की पुनर्बहाली में सरकारी विभागों की मदद करते हैं। स्वयंसेवक पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा भी प्रदान करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। ध्वस्त ढांचों में खोज और बचाव CSSR एक अभियान है जिसमें इमारतों के ध्वस्त होने पर वहां सुरक्षित ढंग से खोज और बचाव का कार्य किया जाता है। सतह या आसानी से पहुंच में आने वाले खाली इलाकों में पीड़ितों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सतही खोज को काफी जल्दी कर लिया जाता है। व्यापक या दृढ़ तरीके से खोज को काफी विधिवत या तकनीकी ढंग से पूरा किया जाता है। इसमें पीड़ितों की सटीक स्थिति का पता लगाया जाता है। कई कमरों में खोजने का सामान्य निर्देश है, दाएं ओर जाएं, दाएं ओर रहें। कुत्ते की मदद से की जाने वाली खोज में खोजी कुत्ते वाली विशेषज्ञ टीमों और उनके हैंडलर की मदद ली जाती है। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने की बारी है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। आपको इस टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक हासिल करने होंगे। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें।
बधाई हो, आपने खोजबीन और बचाव की बुनियादी प्रक्रिया मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।